Welcome student. Today we learn Unit 3 Diversity in Living Things and their classification. Part 4. Diversity and classification in animals. Take a drop of water from a puddle and place it on a grass slide. ठीक है, हम एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कांच की एक पट्टी लेंगे, स्लाइड यानी एक कांच की पट्टी, उस पर किसी गड्ढे के पानी का एक पानी की बूंद लेंगे. ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप. ये देखो आपको चित्र दिख रहा है माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ें या वस्तुएं जो हमें आँख से नहीं दिखाई देती है, जो हमारी दो खुली आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जिसको हम खुली आँखों से देख नहीं सकते, ऐसे जो जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उनको हम इस यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इस यंत्र में वो बड़ा करके हम देख सकते हैं. अब हमको क्या देखना है, सूक्ष्म जीव. तो हम क्या करेंगे, एक गड्ढा है ना, गड्ढा कोई भी गड्ढा जो आपके आसपास है, उसका एक बूंद पानी हम लोग उस कांच पट्टी में लेंगे और उसका जो निरीक्षण है हम कहाँ करेंगे, इस यंत्र में करेंगे. आपको दिख रहा है ये जो कांच पट्टी है ना, ये जो यहाँ पर रखी जाती है. When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. गड्ढे के पानी की बूंद का सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से प्रेक्षण करने पर उसमें हलचल करने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं. यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा. हमें क्या दिखाई देता है कि निरंतर हलचल करने वाला अमीबा वहाँ दिखाई देता है. द पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक द अमीबा. ठीक है, अमीबा की तरह जो पैरामीशियम भी है वह भी एक कोशीय यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय प्राणी है. टोर्टोइज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स. ठीक है, घोड़ा, भालू और कछुआ जैसे अनेक प्राणी बहुकोशीय प्राणी है. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय प्राणी, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशीय प्राणी. ठीक है, हमने कोशिका पढ़ा था हमने सेकेंड लेसन में कि हम जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें सेलुलर होते हैं. ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स है वो दो सेलुलर होते हैं, पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर यानी सिर्फ जिसको एक ही सेल होती है, और मल्टी सेलुलर यानी जिसको बहुत सारी सेल होती है. जो यूनिसेलुलर होते हैं इनको देखने के लिए इस यंत्र का यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है. What is the chain of bones in the center of our back called? हमारी पीठ के बीच से जो हड्डियों की माला जाती है उसे क्या कहते हैं. आपने देखा होगा आपकी पीठ में एक हड्डियों की माला दिखाई दे रही है, उसे हम कहते हैं मेरुदंड. एनिमल्स विथ अ वर्टेबल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फॉर्म ग्रुप्स नोन एज द वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट रिस्पेक्टिवली. मेरुदंडधारी तथा मेरुदंडहीन प्राणियों का क्रमशः दो समूह में वर्गीकरण करते हैं. ठीक है, कोशिरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी. स्नेक, बर्ड, फिश एंड कंगारू हैज
Also humans are vertebrate animals. सांप, मनुष्य, पक्षी, मछली, कंगारू आदि कशेरुकी प्राणी है. Animals such as snail, cockroach, earthworm do not have a vertebral column and therefore they are invertebrate animals. घोंगा, ठीक है, घोंगा, तिलचट्टा, केचुआ आदि प्राणियों में मेरुदंड न होने के कारण ये अकशेरुकी प्राणी है. Name some animals which lay eggs and other which give birth to their young ones. अंडे देने वाले प्राणी तथा बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी कौन कौन से हैं. अब आप अपने परिसर में देखिए, उसमें ऐसे कौन से प्राणी हैं जो अंडे देते हैं. ठीक है, आपको बहुत सारे प्राणी पक्षी मालूम होंगे जो आपको अंडे देते हैं. और ऐसे कौन से प्राणी हैं जो अंडे नहीं देते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंडे देने वाले प्राणी. ठीक है, we have learned that producing another living things like oneself is called reproduction. अपने समान दूसरे सजीव का निर्माण करना अर्थात पुनरुत्पादन, प्रजनन, यह हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि हर जो एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग्स है, वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे सजीव का पुनरुत्पादन करते हैं, यानी प्रजनन क्रिया करते हैं. A hen lays eggs, hatch them. मुर्गी अंडे देती है और उन्हें सेती है. After a few days, the young chick hatch out of the eggs. कुछ दिनों के बाद उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं. A cow gives birth to a calf. गाय बछड़े को जन्म देती है. Before that, the calf grows within the cow's body. लेकिन उसके पहले गाय का बछड़े की वृद्धि गाय के शरीर में ही होती है. According to the mode of reproduction, animals are classified into two types, namely. आपने देखा होगा प्रजनन के प्रकारानुसार प्राणियों के 2 प्रकार होते हैं. Oviparous animals which lay eggs and viviparous animals which give birth to their young ones. ठीक है, अंडज प्राणी और जरायुज प्राणी. फिर से मैं आपको बता दूं कि जो प्राणी, जो एनिमल्स अपने जो सजीव का जन्म अपने गर्भ के अंदर यानी अपने ही शरीर के अंदर रखकर उनकी वृद्धि वहाँ होती है और फिर वो जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विविपेरस. ठीक है, और जो पक्षी या एनिमल्स जो अंडे देते हैं और फिर वो एनिमल्स उनको सेती है. ठीक है, कुछ समय पश्चात उन अंडों में से नए जीव का निर्माण होता है, उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं. दिखाऊंगा ये मुर्गी, कंगारू. ठीक है ना, ये इस प्रकार भी एनिमल्स का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन भी किया गया है. Where are the animals, namely a horse, a bear, a tortoise, an alligator, a fish, a deer, and a frog to be found? प्राणियों में रहने के स्थान के आधार पर उनका सामान्य रूप से थलचर और जलचर प्राणियों में वर्गीकरण किया जाता है. हॉर्स यानी घोड़ा, भालू, कछुआ, मगरमच्छ और फिश यानी मछली, हिरन और मेंढक, ये प्राणी कहाँ पाए जाते हैं, पानी के साथ साथ कुछ जमीन में पाए जाते हैं
और कुछ, यानी ये जो प्राणी हैं ये कुछ ज़मीन में पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं। अर्थात जो पानी और ज़मीन दोनों में पाए जाते हैं, ऐसे कुछ प्राणियों को हम क्या कहते हैं, उभयचर हैं। और जो केवल जल में ही पाए जाते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जो ज़मीन में पाए जाते हैं उन्हें थलचर प्राणी कहते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। प्राणियों में रहने के स्थानों के आधार पर सामान्य रूप से थलचर और जलचर प्राणियों में वर्गीकरण किया है। हाउएवर एनिमल्स लाइक अ फ्रॉग, salamander, toad live in both places, namely land and water. Therefore, they are called amphibious animal. ठीक है, यानी जो सैलेमेंडर है, हाँ, थोड और फ्रॉग, ये जो तीनों एनिमल्स है, ये तीनों कहाँ रहते हैं, जमीन और पानी में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस एनिमल्स यानी उभयचर प्राणी कहते हैं। अ काइट, एन ईगल, अ क्रो, अ बटरफ्लाई, हनी बी ऑल फ्लाई इन द एयर। आपने देखा होगा चील, गरुड़, कौआ, तितली और मधुमक्खी, ये प्राणी विभिन्न स्थानों में रहने के साथ साथ हवा में भी उड़ते हैं। इसलिए दिस एनिमल्स आर सेड टू हैव अ एरियल मोड ऑफ लाइफ, इन्हें नभचर प्राणी कहते हैं। ठीक है। What are the different criteria used to classify animals? हम प्राणियों के वर्गीकरण के लिए किन कसौटियों के आधार पर, हम प्राणियों का वर्गीकरण किस कसौटियों के आधार पर करते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया, हमने उनका रहना, उनका आकार, उनका सेल के कोशिकाओं के आधार, उनके बच्चे देने का आधार, यानी कि उनकी जो स्पेशलिस्ट है, अलग अलग जो है, उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर, यानी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इन द लिविंग वर्ल्ड, a lot of diversity is seen both in animals and plants. सजीव सृष्टि की वनस्पतियों तथा प्राणियों में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। Every plants and animals is unique. प्रत्येक वनस्पति तथा प्राणी में अपनी विशेषताएं होती है। We should all make efforts to conserve the diversity in the living world. सजीव सृष्टि की विविधता की रक्षा करने के लिए हम सभी को प्रयास करना, ठीक है। जो सजीव सृष्टि है उसमें सब में कुछ न कुछ यूनिक है। जितने भी प्लांट और एनिमल्स है सब में कुछ स्पेशलाइज्ड है, अतः हमें इनका क्या करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए। What we have learned, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? Plants are classified on the basis of their height and the shape of steam, period of life cycle and habitat. तनों के आकार तथा ऊंचाई के अनुसार, जीवन क्रम, जीवन काल के अनुसार तथा अधिवास के अनुसार वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाता है। Animals are classified on the basis of the cell structure, vertebral column, method and reproduction and habitat. कोशिकाओं की रचना के अनुसार, मेरुदंड के अनुसार, पुनरुत्पादन की विधि के अनुसार और तथा अधिवास के अनुसार प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। हमने ये 2 पॉइंट इस लेसन में देखा, ठीक है।